हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले लेक्चर में हमारा बोर्ड्स की प्रिपरेशन का फर्स्ट चैप्टर चालू किया था फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप एकेडमी। जैसे कि हमने बोला था कि हमारा टारगेट है फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप एकेडमी कि आप लोग इस बार के बोर्ड्स में कम से कम 95% के ऊपर लेकर के आओ। तो उसी हिसाब से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड सम लेक्चर्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप एकेडमी लेकर के आए हैं विथ फुल प्रिपरेशन ऑन अवर एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप एकेडमी, जो आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम प्ले स्टोर। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम हमारा जो चैप्टर चालू था रोटेशनल डायनेमिक्स, उस रोटेशनल डायनेमिक्स का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अगर आपको याद होगा तो हमने सर्कुलर मोशन के पूरे बेसिक्स ले रखे थे। राइट फ्रॉम बेसिक्स लेते हुए हम सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन पर आए थे। एप्लीकेशन में हमने हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड्स को देखा था, कोनिकल पेंडुलम को देखा था। कोनिकल पेंडुलम पे हम रुके थे। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, कोनिकल पेंडुलम का एंगल निकाला था। कोनिकल पेंडुलम का टेंशन का क्वेश्चन चल रहा था। मैंने बोला था कि हमारे सेटअप में थोड़ी सी गड़बड़ आई थी, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन को मैंने बोल दिया था आपको कि भाई इसको ऐसा कर दो, राइट ना। तो मूविंग फॉरवर्ड अभी भी एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ही हम आगे शुरू करेंगे। एंड वेरी फर्स्ट आज के लिए जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो दोस्तों, आपने बहुत जगह पे देख रखा होगा कि जो हमारे रोड्स होते हैं, जो जो रोड्स होते हैं टर्न्स के ऊपर, हमने पिछले लेक्चर में भी टर्न्स के ऊपर रोड को के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। लेकिन वहां पर रोड पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होता था, रोड का सरफेस हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर रोड का सरफेस, आउटर सरफेस, जो रोड है हमारा कर्व के ऊपर, ये अगर ऐसा गोल हुआ है ये कर्व, तो ये वाला बोला जाएगा रोड का इनर फेस, और ये बाहर वाला हिस्सा आउटर फेस। अगर ये आउटर फेस इनर वाले फेस से कुछ ऊपर है, थोड़ा सा इंक्लाइन, तो हमारा रोड थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा। और ये जनरली आपने हाईवेज के ऊपर जहां पर टर्न होता है वहां देखा होगा। और इस पूरे प्रोसेस को, रोड के बाहर वाले हिस्से को अंदर के हिस्से से थोड़ा सा उठाने की प्रोसेस को बैंकिंग बोला जाता है। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग ये कुछ भी नहीं तो आउटर एज ऑफ द रोड इज रेस्ड एट सम हायर लेवल देन द इनर एज। बाहर वाला हिस्सा अंदर वाले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया जाएगा। दिस अरेंजमेंट ऑफ रोड इज कॉल्ड बैंकिंग। ऐसा क्यों किया जाता है उसके भी कुछ रीजन है, वेरी साइंटिफिक रीजन। हमने देख रखा है कि भाई अगर कोई रोड ऐसे टर्न ले रहा हो और वो हॉरिजॉन्टल हो, तो बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा जो उस बॉडी को बाहर की तरफ, कार को बाहर की तरफ फेंकेगा। तो ये जो बैंक रोड है, इसके वजह से कहीं ना कहीं हमें एक ज्यादा सेफ्टी, हमारे स्किड होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बच जाती है। इसलिए इन रोड्स को बैंक किया जाता है। क्यों किया जाता है ये? फॉर सेफ्टी ऑफ द व्हीकल मूविंग अलॉन्ग ए कॉर्ड रोड। कॉर्ड रोड के ऊपर सेफ्टी पर्पज से, कर्व्ड रोड्स के ऊपर सेफ्टी पर्पज से, और सेफ्टी ऑफ द व्हीकल ऑन द कर्व्ड रोड एट हाई स्पीड्स, जनरली जहां गाड़ियां बहुत ज्यादा स्पीड से मूव होती हैं, द रोड सरफेस इज केप्ट इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो रोड का सरफेस कुछ एंगल पर रखा जाता है, इंक्लाइन। ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, सो दैट आउटर एज ऑफ द रोड, रोड का बाहर वाला हिस्सा इज एट हायर लेवल देन द इनर एज। दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इसी प्रोसेस को बैंकिंग बोला जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड। और ये जो एंगल बना है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, द एंगल बिटवीन द इंक्लाइन सरफेस। ये सरफेस हमारा रोड तो ये है ना, तो ये इंक्लाइन सरफेस हो गया। और इंक्लाइन सरफेस और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंड द रोड एंड द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। इसी को एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा से डिनोट किया जाएगा। इसको हम एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। अब ये देखेंगे भाई एंगल ऑफ बैंकिंग हमको फायदे में क्यों किया जाता है, इससे क्या फायदा होता है। अब सोच के देखो, अगर मैं मान के चलता हूं कि मान लो हमारे पास एक सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल रोड है जो बैंक नहीं है, ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है। अब हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर जब भी कोई व्हीकल है, जब भी कोई कार है,
तो उसके ऊपर एक तो इसका खुद का वेट एक्ट करेगा mg, है ना, ये वेट, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, ग्राउंड उसके ऊपर लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ या हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। और जब ये कार ऐसे टर्न लेगी तो हमने पिछली बार देख रखा था कि इसके ऊपर इस तरफ जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, सिंस ये, अच्छा, ये ऐसे अगर टर्न ले रहा है या फिर ऐसे अगर टर्न ले रहा है तो भाई आउटर साइड तो वही हुआ ना, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा, और ये जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होगा। म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू ये स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या फिर एटलीस्ट इक्वल टू mv का स्क्वायर बाय r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड होना चाहिए। इस हिसाब से म्यू s इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv का स्क्वायर बाय r, mm कैंसिल हो जाएगा, ये v का स्क्वायर की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए। तो हमें एक रिलेशन मिला था कि तुम जो इसकी वैल्यू इससे हमेशा छोटी या फिर ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल रख सकते हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखी जा सकती है, दैट इज म्यू एस इंटू आर इंटू जी अंडर रूट में। ये रिलेशन में पिछली बार निकाला था, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर तुम इतनी स्पीड अगर रखते हो तो आसानी से टर्न ले सकते हो, अगर तुमने इससे ज्यादा स्पीड रखी तो तुम्हारी गाड़ी स्किड होनी है, ये फिक्स है। लेकिन ये कब, हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर। लेकिन फिलहाल के लिए हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बैंक रोड। तो बैंकिंग की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, वो जो इंक्लाइन सरफेस है उसकी वजह से क्या एडिशन होगा कि हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, ये हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अब बात ये आती है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर आते हैं। तो किस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर 2 मार्क्स तो कंटेंट तुमको यही लिखने हैं, बस पॉइंट्स थोड़े से कम कर देने हैं। अगर 3 मार्क्स तो इतना लिखना तो बनता है। तो क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में देख लेंगे कि भाई क्वेश्चन आता कैसे है और हमको लिखना क्या है। क्वेश्चन हो सकता है व्हाई बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी, बैंकिंग ये जरूरी क्यों है। बैंकिंग इसलिए जरूरी है, नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड, कि अगर रोड ये बैंक ना हो, अगर ये ऊपर बाहर वाला हिस्सा उठा हुआ ना हो, रोड अगर बैंक्ड ना हो, व्हेन अ व्हीकल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड रोड, तो कर्व्ड रोड के ऊपर जब वो कोई व्हीकल मूव करेगा तो उसको बचाने वाला फ्रिक्शन है, ये हमने अभी देखा। अगर कोई रोड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बैंक्ड ना हो तो उसको बचाने वाला फ्रिक्शन है। लेकिन फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू है भाई, हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन आर एन, ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, और ये तो फिक्स है भाई, ये वाली वैल्यू स्टैटिक की मैक्सिमम। लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इसकी एक औकात है, ये इससे बाहर नहीं अपनी वैल्यू बढ़ा सकता। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट इनफ एंड रिलायबल एवरी टाइम, फ्रिक्शन फोर्स हर बार बचा लेगा इसकी गारंटी नहीं है। हमने देखा कि अगर हमारी स्पीड मैक्सिमम अंडर रूट ऑफ म्यू आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, इनटू जी होगा तो हमारी गाड़ी आराम से चली जाएगी, लेकिन अगर स्पीड इससे ज्यादा हुई तो गाड़ी स्किड होनी है। तो फ्रिक्शन हर बार रिलायबल नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो कभी रोड ऑयली हो गया या फिर बारिश हो गया, जो कि जनरली रोड पे बहुत बार होता है ना, ऑयल वगैरह ये कहीं स्पिल हो जाते हैं, तो उस केस में भी फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के ऊपर हर बार हम भरोसा नहीं कर सकते। टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स द रोड शुड बी मेड रफ। अब ये फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स द रोड शुड बी मेड रफ। अब गाड़ी को स्किड होने से बचाने के लिए सीधा सीधा समझो, हमें वो रोड जो है वो रफ बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम रोड रफ बना दे तो हमारे टायर की वाट लगेगी, दिस विल कॉज वियर एंड टियर ऑफ टायर्स ऑफ द व्हील। thus lack of centripetal force vehicle tends to skid, और इस केस में स्किड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो हम करते क्या है, अगर हम रोड को बैंक कर दे, जो मैं आगे बताऊंगा, अगर हम रोड को बैंक कर दें तो उस केस में जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, when the road is banked, the horizontal component of normal reaction
नॉर्मल रिएक्शन मतलब आर एन, जैसे हम डिनोट कर रहे थे ये वाला आर एन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट, पूरा नॉर्मल रिएक्शन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन अगर ये इंक्लाइंड है तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे एक्ट करने लगेगा ना भाई। अगर ये ऐसा है और इसके ऊपर कार कहीं ऐसी है तो नॉर्मल रिएक्शन तो इस तरह से एक्ट करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ एक्ट करेगा, नॉर्मल कंपोनेंट का दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा कंपोनेंट ऊपर। तो ध्यान से देखो, ये जो कंपोनेंट है वो तो अब मदद करने लग गया ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बाहर खींचना चाहता है उसको ये अंदर की तरफ धकेल रहा है ना, तो ये उसको अपोज कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन बैंकिंग करने की वजह से कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, और अब वो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करने लगेगा। तो इस केस में हम ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं। Thus, to provide the necessary centripetal force at the chord rod, banking of rod is necessary. माय डियर दोस्तों, ये जो नोट्स है ये कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने हमारे नोट्स में, बहुत स्पेसिफिक नोट्स है जो कि हमारे एप्लीकेशन पर, ऐप पर मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां से इस चैप्टर के पूरे नोट्स ले सकते हो। बाकी तो यहाँ पर हम कंसेप्ट को डिस्कस करते चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे कि भाई हो क्या रहा है। डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग हमने पिछले स्लाइड में डिफाइन करके रखा है। एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग, द एंगल मेड बाय द बैंक्ड रोड, द एंगल मेड बाय द बैंक्ड रोड सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल। ये बैंक रोड का सरफेस है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना वही एंगल ऑफ बैंकिंग है, थीटा से डिनोट कर रहे हैं। इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। अब एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब थोड़ा ध्यान दो, एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहां जा रहा हूं। यहां से देखो, अगर ये रोड का सरफेस है, ये वाला इंक्लाइंड सरफेस, ये रोड का सरफेस है, तो रोड के सरफेस पर अगर ये कोई भी हमारा व्हीकल है तो उसका खुद का वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करने ही वाला है, mg, और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, भाई नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, तो ये इस तरफ एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन n। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही आएगा। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी लेकिन इतना तो लगा ही सकते हो। देखो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ज्यो 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 ये एंगल थीटा बनेगा भाई। यहां से ये, अगर मैं यहां से ऐसे पैरेलल खींचता हूं तो क्या ये एंगल थीटा मिलेगा? अगर ये एंगल थीटा है तो कितने जनों को समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल मतलब ये ऐसा है, ये एंगल थीटा है, मतलब अगर मैं यहां से ये पैरेलल ऐसे खींच लूं ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा। इतना क्लियरिटी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना? तो ये तो क्लियर हो चुका होगा। तो ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ है n cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा क्योंकि थीटा इस तरफ है, इस वाले वेक्टर ने इसके साथ थीटा बना कर रखा है कंपोनेंट है, तो इसके साथ cos चला जाएगा। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। अच्छा, अभी मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मान लेता हूं कि ये जो रोड है ये फ्रिक्शनलेस है, बहुत स्मूथ है, तो फ्रिक्शन जीरो है। जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन हम सिर्फ देखना चाहते कि भाई बैंकिंग से फायदा क्या हो रहा है। तो हमने बोला अगर यहाँ फ्रिक्शन ना हो तो उस केस में ये इस कार के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, इस व्हीकल के ऊपर ये सब फोर्सेस कुछ इस तरह से एक्ट करेंगे। अब सोच के देखो, ये जो n cos थीटा है वो mg के इक्वल होगा, और ये जो n sin थीटा है, फ्रिक्शन है ही नहीं अभी, अब उनसे बात कर रहे हैं, ये जो n sin थीटा है ये n sin थीटा, भाई वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है क्या वही सेंट्रीपेटल फोर्स है? तो इस केस में ये जो n sin थीटा होगा क्या वही mv का स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल r लिख रहा हूं, इस रोड का, ये जो कोई रोड होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर n sin थीटा, यही तो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा जो कि mv स्क्वायर बाय r के इक्वल होता है। और n cos थीटा, ये जो n cos थीटा है वो n cos थीटा वो तो mg के इक्वल होना है, भाई ये वाला फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा ना, तभी तो इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। अब अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ध्यान से देखो ये और ये हो जाएगा कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा,
तो यहाँ मिल जाना है हमें tan थीटा। ये जो tan थीटा होगा वो m और m हो जाएगा कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन में आर जी होगा। हमें एंगल ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। यहां से अगर मैं एंगल को सब्जेक्ट बना दूं थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v का स्क्वायर अपॉन में आर जी। तो बंधु लोग ये मिल गया हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए एक्सप्रेशन। डिफाइन करना था बैंकिंग को, डिफाइन किया। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल दिया। ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स इज इट डिपेंड्स। तो एंगल ऑफ बैंकिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? ये स्पीड ऑफ व्हीकल पर डिपेंड कर रहा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड विथ व्हिच व्हीकल कैन बी सेफली ड्रिवन अलोंग द बैंक रोड। अब यहां से देखो, यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, अगर मैं v स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दूं तो v स्क्वायर की वैल्यू ये आर जी tan थीटा होगा, और उस केस में जो v होगा वो अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा होगा। ओए होए 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 होए, यही तो हमारा सेफ स्पीड है, ये सबसे सेफ स्पीड है। कोई फ्रिक्शन नहीं रोड में, रोड ये फ्रिक्शन लॉस है एकदम चिपड़ा चटक। अगर मैं वहां जाऊं तो भी मैं फिसल के गिर जाऊं, इतना चोपड़ा है। लेकिन फिर भी कार आराम से इतनी स्पीड पे अगर हो, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा इतनी स्पीड पे हो, तो कार आराम से चले जाएगी। ये मोस्ट सेफ स्पीड है। ये क्यों मिला हमें? ये हमें तब मिला जब रोड को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मदद करने लग गया। नॉर्मल रिएक्शन ही तो सेंट्रीपेटल फोर्स को इक्वल हो गया, वही तो बैलेंस करने लगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं बैंकिंग की वजह से कुछ फायदा होगा, और यही फायदा उठाया गया है। फ्रिक्शन नहीं था तो फ्रिक्शन अगर होगा तो क्या हमारी स्पीड बढ़ेगी? चलो इतनी बात याद रखोगे कि जो सेफ स्पीड है वो v इक्वल्स टू रूट आर जी tan थीटा है। सेफ स्पीड इज v इक्वल्स टू रूट आर जी tan थीटा। चलो, vehicle can be driven safely along the road। अब ये वाला सेफ स्पीड मींस ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा के ऊपर। हमें पता है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये वाला कंपोनेंट बढ़ते जाएगा, भाई v बढ़ेगा, सेफ स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा स्पीड पे हम आराम से टर्न ले सकते हैं, क्योंकि tan की वैल्यू एंगल के साथ बढ़ती जाती है। tan 0 0, tan 45 1, tan 90 इंफिनिटी। अब इंफिनिटी वाली बात तो मत ही करो, कोई ऐसे रोड ऐसे सीधा खड़ा तो बनाएगा नहीं, है ना। तो ये होगा एंगल ऑफ बैंकिंग। चलो आगे बढ़ते चलेंगे। अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे अगर कभी ऐसा हुआ कि फ्रिक्शन भी है, तब क्यों होता है ये। हमने तो पिछला वाला एक्सप्रेशन देखा कि भाई रोड बैंक्ड तो है, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना होता तो स्पीड कितनी होगी? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ये सेफेस्ट स्पीड है ना। लेकिन अगर मान लो, अगर मैं फ्रिक्शन को कंसीडर करूं, ये जो रोड है इसके ऊपर फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन को अगर कंसीडर करूं तो हमें पता है कि अगर हमारे कार की स्पीड v जो कि रूट आर जी tan थीटा है, v जो है वो अगर इससे कम है, मेरी स्पीड जो v है वो अगर लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा हो, अरे यार ये सेफेस्ट स्पीड है। इससे ज्यादा करोगे तो भी प्रॉब्लम, इससे कम करोगे तो भी प्रॉब्लम। तो अगर मान लो मेरी स्पीड कम हुई, मेरी स्पीड अगर कम होगी तो जो मेरी गाड़ी है वो अंदर की तरफ स्पीड होगी। इफ v इज लेस देन रूट आर जी tan थीटा, व्हीकल बोल रहा हूं, कार विल स्पीड इनवर्ड, या अंदर की तरफ। कार कहां जाएगी? नीचे की तरफ स्पीड होने की चालू करेगी, धड़ धड़ धड़, पर फ्रिक्शन है। उस केस में फ्रिक्शन इस तरफ ही एक्ट करेगा ना, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन, हम बोल रहे हैं अभी स्पीड नहीं हुई, वो करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा।
लॉजिकल है। अब फ्रिक्शन के अगर मैं कंपोनेंट ले लूं तो फ्रिक्शन का ध्यान से देखो, ये वाला कंपोनेंट, फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला फ्रिक्शन एक कंपोनेंट इस तरफ एक्ट करेगा और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ एक्ट करेगा, एफ कॉस थीटा। अरे यार ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा मिलेगा। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर। नॉर्मल रिएक्शन तो पिछली बार हम देख चुके हैं, रियल नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, और इसका व्हीकल का mg वेट नीचे की तरफ एक्ट करने वाला है। अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा हुआ तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो n साइन थीटा होगा, भाई n साइन थीटा इस तरफ है और ये वाला f cos थीटा इस तरफ है, तो n साइन थीटा माइनस f cos थीटा, ये नेट फोर्स है एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और यही तो सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r के इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, दूसरी बात, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। दूसरा, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान से देखो, n cos थीटा प्लस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स का, n cos थीटा प्लस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F sin थीटा, F sin थीटा जो होगा वो mg के इक्वल होगा क्या? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं तो ध्यान से देखो, ये m और m हो जाएगा कैंसल। ये जो F है भाई n sin थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। हाँ, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n यूज किया है तो मैं कैपिटल N यूज कर देता हूँ, n म्यू इंटू n इंटू ये वाला cos थीटा तो वैसे ही रहेगा, ये cos थीटा होगा इक्वल्स टू v का स्क्वायर अपॉन में r, इसको ये वाला टर्म वैसे ही रहेगा, n cos थीटा प्लस f की जगह पे मैं अभी फिर से म्यू s इंटू नॉर्मल रिएक्शन n यूज कर दे रहा हूं, और ये वाला बचा हुआ साइन थीटा, इसके नीचे g है तो r के साथ g मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन कॉमन लेकर के नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल। अब क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं इसको न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं और ये जो डिनोमिनेटर है उसको भी cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूं। डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाय द सेम थिंग, cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो उस केस में cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू s, यहाँ पर cos थीटा अपॉन cos थीटा तो 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ म्यू s बचा, अपॉन में यहाँ पर cos थीटा अपॉन cos थीटा तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस म्यू s इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, फिर से tan थीटा मिलेगा क्या, और ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस, और ये इक्वल होगा v का स्क्वायर अपॉन में आर जी। अब ये जो v होगा, यहां से v को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, मुझे v चाहिए, तो v इक्वल टू आर जी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर जी tan ऑफ थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस अपॉन में 1 प्लस म्यू एस tan थीटा होगा, और ये सब चला जाएगा अंडर रूट में। भाई पिछली बार म्यू आर वो वाला सेफ स्पीड था, आर जी tan थीटा, और फ्रिक्शन को ऐड करने की वजह से मेरी जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस ऑफ म्यू एस अपॉन में 1 प्लस म्यू एस tan थीटा होगा। अब आपको थोड़ा ये याद रखना है कि ये होगा कब, अगर स्पीड ऑफ द व्हीकल इज लेस देन आर जी tan थीटा, ये सेफ स्पीड है, ये मोस्ट सेफ स्पीड है। कब, हॉरिजॉन्टल रोड पे भी अगर फ्रिक्शन ना भी होगा तो तुम इस पे चले जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी स्पीड इससे कम हुई तभी तुम बच जाओगे। तुम्हारी स्पीड अब तुम बढ़ा करके भी टर्न ले सकते हो, और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग प्रेजेंट था। चलो, लेकिन अगर कभी ऐसा होता कि जो हमारा सेफ स्पीड है, इफ
सेफ स्पीड v इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। हम जिस कार से टर्न ले रहे हैं, अगर हमारी स्पीड इससे ज्यादा है, स्पीड अगर इससे ज्यादा है तो सीधी सी बात है, हमारे ऊपर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब हमारी गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करना शुरू कर सकती है। तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो बचाएगा, वो अंदर की तरफ एक्ट करेगा। इफ v is greater than under root of rg tan theta, then car will try to skid inward, सॉरी आउटवर्ड होगा, वो बाहर की तरफ स्किड करना की कोशिश करेगा, स्किड नहीं होगा, कोशिश करेगा, फ्रिक्शन बचाएगा ना भाई। तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? इधर, ये वाला। और फ्रिक्शन अगर इधर है तो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट अगर मैं इधर लेता हूं, ये वाला, क्या यही थीटा होगा? थीटा होगा ना, ये थीटा है, तो इसका फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, एफ साइन थीटा, और ये एफ कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो इस कार के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट नीचे, उसका वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड और एक कंपोनेंट इधर। अभी ध्यान से देखो, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इन दोनों का एडिशन ही तो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो उस केस में देयरफॉर क्या हम बोल सकते हैं कि एन वाला साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और एफ को मैं अभी म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिख दे रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स, कॉस ऑफ थीटा जो होगा वो एम वी का स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के इक्वल होगा। दूसरी बात, ये वाला एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा एम जी के इक्वल होगा ना भाई, ये इस तरफ, ये वाला प्लस ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरफ लेकर के आ जा रहा हूं, नेगेटिव हो जाएगा। एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन साइन ऑफ थीटा जो होगा वो mg के इक्वल होगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, तो उस केस में इन दोनों को अगर मैं रेशियो ले लूं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से अगर डिवाइड करूं तो n और ये n नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी आर एन लिखा है मैंने, पर है नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों को कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, और यहां पर बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, नीचे बचा है कॉस थीटा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये m और m भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा हमारे पास v का स्क्वायर अपॉन में आर जी। अभी थोड़ा ध्यान दोगे, मैं फिर से जैसे पिछली बार हमने किया था, इस पूरे इक्वेशन को, ये जो न्यूमरेटर है इसको cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो इस पूरे को अगर मैं cos थीटा से डिवाइड करूं, इसके नीचे भी cos थीटा आएगा, इसके नीचे भी cos थीटा आएगा, इसको भी डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी cos थीटा आएगा, और इसके नीचे भी cos थीटा ही आएगा। sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा प्लस cos थीटा 1 हो जाएगा, म्यू इंटू एस अपॉन में 1 माइनस म्यू एस tan थीटा होगा, जो कि v स्क्वायर अपॉन में आर जी होगा। और अब देयरफॉर जो v होगा आर जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर जी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, तार जिस रोड पर, वो जो बैंक रोड है उसका आर रेडियस से यहां कहीं होगा, ये है वो आर, आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन में 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू tan थीटा, और ये v स्क्वायर की वैल्यू होगी, यहाँ v स्क्वायर था, पर v की वैल्यू लेने के लिए मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा क्या? माय डियर फ्रेंड्स, आपको बुक्स में बैंकिंग ऑफ रोड्स में 3 रिलेशन दिखेंगे, एक तो ये
मोस्ट सेफ स्पीड v इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा। अगर हमारी स्पीड इस स्पीड से बढ़ती है या कम होती है तो एक जो पिछला एक्सप्रेशन निकाला मैंने और ये ये बातें आपको याद रखना है। बैंकिंग करने की वजह से फायदा क्या है भाई? बैंकिंग करने की वजह से हम ज्यादा स्पीड पे टर्न ले सकते हैं। क्लियर है? और मार्क माय वर्ड्स, बैंकिंग ऑफ रोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले कई सालों के क्वेश्चन उठा करके देख लो, क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये बहुत बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन दिखेंगे। एक्सप्लेन एंगल ऑफ बैंकिंग, देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रोड्स, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ बैंकिंग, यही सब कंसेप्ट है। ये सब बातें आपको कंसेप्चुअली पता है, हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखा है। पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ छोटी छोटी बातें भी कर ले ना बहुत जल्दी जल्दी। द एंगल ऑफ बैंकिंग इज, एंगल ऑफ बैंकिंग किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द व्हीकल, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, इंडिपेंडेंट ऑफ जी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ आर। भाई हमने एंगल ऑफ बैंकिंग का एक्सप्रेशन निकाला था, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v का स्क्वायर अपॉन में आर जी। क्या ये एक्सप्रेशन था? tan थीटा v। तो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा डिपेंडेंट ऑन, इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द व्हीकल। मास का तो कोई लेना देना नहीं, हमारा आंसर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बिल्कुल मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ जी, जी पे तो डिपेंड कर रहा है ना भाई, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर पे तो डिपेंड कर रहा है, ये भी नहीं, हमारा आंसर रहेगा यही। ये क्वेश्चन किसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ? सेक्शन ए। सेक्शन ए में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू टाइप 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अच्छा, आगे, द एंगल ऑफ बैंकिंग इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स इज गिवन बाय, वी मैक्स हमने अभी निकाला था कि मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो, एंगल ऑफ बैंकिंग पर मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है हमने अभी निकाला था, tan थीटा प्लस म्यू। v की वैल्यू बढ़ रही थी, v की वैल्यू बढ़ रही थी तो हमारी गाड़ी बाहर की तरफ स्किड हो रही थी, तो अंदर की तरफ, तो ऊपर ये पॉजिटिव आया था, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी। आई होप सो ये विजिबल होगा, थोड़ा सा कलर ऑड हो चुका है लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा। चलो, इसके अंदर ये कलर छिप जाता है इसलिए बोल रहा हूं, म्यू प्लस tan थीटा और में 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी, तो हमारा आंसर रहेगा यही वाला। आगे बढ़ेंगे। इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की बात हो रही है। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स हॉरिजॉन्टल रोड, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल रोड है, ये हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर कार, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन rn, और इस तरफ एक्ट कर रहा था फ्रिक्शन, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ff जो कि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है, यही सेंट्रीपेटल फोर्स था। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड। तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेट ऑफ द कार, friction between the car and the road, normal reaction, acceleration, friction between the car and road। लिया था अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने सर्कुलर मोशन चालू किया था, सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया था, जो कि आपने पहले वीडियो में इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, उसमें आपने देखा होगा कि हमने सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया और उसके टाइप्स देखे थे। सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी इन द सेंस एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा की बात हो रही है, तो फिर स्पीड कांस्टेंट रहे। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कभी ऐसा हो कि जो सर्कुलर मोशन है वो इस सर्कल पर हो रहा है, वर्टिकल सर्कल, तो वो होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। There are two types of vertical circular motions commonly observed in practice। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो फिर से दो तरीके का हो सकता है कि जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है,
और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन वो यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अगर कभी ऐसा हो कि ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा और कांस्टेंट ना हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल ओनली बाय ग्रेविटी, जिसको सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल करे। सीधी सी बात है, अगर कोई पार्टिकल इस तरह से जिसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जी तो हमेशा उसके मोशन को अपोज करेगा जब वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा पार्टिकल, और उसी सर्कल में जब वो नीचे की तरफ आना चाहेगा तो जी उसको सपोर्ट करेगा। तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, और इसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दिस केस वी इनिशियली सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी, इस केस में हम उसको नेसेसरी एनर्जी सप्लाई करते हैं, और ये इस केस में पार्टिकल का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हर इंस्टेंट पर पार्टिकल की चेंज होगी। भाई सोच के देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पर, वर्टिकल सर्कुलर पर, जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में पार्टिकल के ऊपर दो तरीके के फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो mg नीचे की तरफ, और दूसरा सिंस इसको अपना डायरेक्शन हर बार चेंज करना है, डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो सेंट्रीपेटल फोर्स Fc ये भी तो एक्ट करेगा। लेकिन ये सेंट्रीपेटल फोर्स तो सेंटर की तरफ, मान लो कभी पार्टिकल अगर यहाँ है, भाई उसका वेट mg तो नीचे एक्ट करने वाला है, और सेंट्रीपेटल फोर्स तो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा Fc, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ कहीं एक्ट करेगा, होगा ना। अब इस केस में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। और दूसरी बात, ये जो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका जो कि नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हर इंस्टेंट पर चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट कर रहा हूं, यू ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। Define non-uniform circular motion. Give its characteristics and example. Non-uniform circular motion. अगर क्वेश्चन आया तो आपको लिखना यही है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद वेरिएबल स्पीड। हमने ये पहले भी पढ़ रखा है, क्लियर चीज हो चुकी है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, हमने अभी डिस्कस किया। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस ड्यू टू, सिंस उसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज होने वाला है, तो वेलोसिटी तो चेंज होने ही वाली है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस, thus नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है during a non-uniform circular motion of a body. In addition to centripetal force, centripetal force के addition में tangential force is also acting on the body। तो उसके ऊपर tangential force एक्ट करेगा ना, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, असेल असतो, अल्फा असणारच आहे, अल्फा दॅट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। आणि आपल्याला माहिती है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी जो है दट इज आर अल्फा होता है, तो अल्फा जीरो नहीं होगा, अल्फा जीरो नहीं होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा ना, तो सिर्फ एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नहीं, उसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा। इन एडिशन टू सेंट्रीपेटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आया, विल आल्सो एक्ट ऑन द बॉडी। दूसरी बात, वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज जीरो। सेंट्रीपेटल फोर्स मींस डिस्प्लेसमेंट हर इंस्टेंट पर सेंट्रीपेटल फोर्स को परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज जीरो, बट टेंजेंशियल फोर्स इज नॉन जीरो। भाई अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्री की तरफ और टेंजेंशियल फोर्स ऐसे रहेगा ना, तो हर इंस्टेंट पर टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये पैरेलल होंगे, तो उस केस में उसका वर्क डन जीरो नहीं होगा। देयरफॉर वर्क इज डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स और हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंजेस। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है हमने, काइनेटिक एनर्जी इसीलिए चेंज होगा क्योंकि वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर ये नॉन पीरियोडिक है। The particle performing uniform circular motion repeats its motion after unequal interval of time on the same path. तो ये
हमने पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक देखा था। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पार्टिकल का मोशन ये नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक नहीं है। चलो आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। बहुत शॉर्ट में जल्दी से, अगर कभी क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपको ये लिखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको यही लिखना है। मैंने क्वेश्चन सामने रख दिया है और आपको दो कॉलम्स बनाना है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हमने डिस्कस कर रखे हैं। ये पॉइंट्स हैं जिसको बहुत शॉर्ट में सिर्फ एक बार मैं बता देता हूं। आपको लिखना क्या है। हो सकता है ये 2 मार्क के लिए, ज्यादातर डिफरेंशिएटिंग के क्वेश्चन 2 मार्क के लिए ही आएंगे। अच्छा, दो कॉलम बना लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना है। और दोनों कॉलम्स में जो सेम उन दोनों के बीच में अंतर है, डिस्टिंग्विश, जो दोनों को अलग करता है, वही पॉइंट सामने लिखना है। जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर में लीनियर स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो लीनियर स्पीड होगा, एंगुलर स्पीड होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो कांस्टेंट होगा। और यही सब चीजें नॉन यूनिफॉर्म में कांस्टेंट नहीं होंगी। लीनियर वेलोसिटी चेंज होगा, लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसकी वजह से ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से लीनियर वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो चेंज होना है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी इस केस में चेंज होगा ड्यू टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगने वाला है, ये हमने अभी देखा। अच्छा, ड्यू टू कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इट कैन नॉट प्रोड्यूस टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 और इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। चलो यूनिफॉर्म। अच्छा, दूसरी बात, रिजल्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन, इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, रेडियल सेंट्रीपेटल। पर इसके अंदर का जो एक्सेलरेशन होगा, हमने अभी देखा था कि सर्कुलर मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करने वाला है और दूसरा सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल और सेंट्रीपेटल का रिजल्टेंट ही होगा, यही होगा नेट एक्सेलरेशन विल बी वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। दूसरी बात, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट होता है, हेंस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 0 होगा। जबकि यहां पर अल्फा 0 नहीं होगा क्योंकि ओमेगा बार बार चेंज हो रहा है, और अल्फा ये डी ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा बाय डी टी तो होता है। चलो आगे बढ़ते चलेंगे। ये पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है। ये जो पीरियोडिक है इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई बाय ओमेगा होगा। अब यहाँ पर ओमेगा तो बार बार चेंज हो रहा है तो तुम टाइम पीरियड तो निकाल नहीं सकते ना। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, पर यहाँ पर वही बातें बार बार चेंज होंगी। तो बंधु लोग, अब बात करेंगे कि ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अलग अलग पैरामीटर्स के, जैसे कि मैं क्वेश्चन के साथ आया हूं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन द ऑफ ए बॉडी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन की वैल्यू कितनी। अब अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास कोई एक रस्सी है, ये रस्सी ले ली मैंने, इसको यहां पर एक मास बांध दिया है m, और इसको मैं अब इस फिक्स्ड पॉइंट से इस तरह से कुछ रोटेट कर रहा हूं। यहां पर ये है वो मास। अब ये मास ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। इस केस में ये जो मास होगा इसकी वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होगी, मास की वैल्यू नहीं, टेंशन। ये जो रस्सी है, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन एक्ट करेगा वो हर इंस्टेंट पर अलग होगा। सोच के देखो, अगर मैं इस पूरे सर्कुलर मोशन को, ये जो मास है m, ये इसी पाथ पर तो सर्कुलर मोशन करेगा। पूरे सर्कुलर मोशन पे कुछ पॉइंट्स अगर मैं नोट कर लूं,
जैसे कि मैंने बोला ये वाला जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी ए, इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। तो ध्यान से देखो, यही रस्सी जब यहां होगी, जब यहां होगी तब टेंशन अलग होगा, और जब यहां होगी तब टेंशन अलग होगा। टेंशन वेरी करेगा हर जगह पे, और जब यहाँ यहाँ उतना ही होगा जितना यहाँ होगा, इसलिए मैंने वो पॉइंट नहीं लिया। अब हमको निकालना क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। टेंशन के लिए एक्सप्रेशन निकालना है ऑफ ए बॉडी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन के लिए इक्वेशन। मान लो जब मैंने बोला कि ये बॉडी यहाँ है, मास यहाँ है, तो इसके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस। अब इसके ऊपर फोर्स कौन सा एक्ट करेगा, एक तो भाई ये जो मास है, जो बॉब हमने बांध के रखा है, इसका खुद का वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। दूसरी बात, ये जो रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन एक्ट करेगा इस तरफ T, बराबर। अब मान लो कि यही रस्सी घूमते घूमते थोड़ी देर बाद कहीं यहां आ गई, रस्सी यहां आ गई, तो ये जो मास है वो भी तो यहां आ जाएगा, और अब इसके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस, ये जो मास बॉब बांध के रखा है, इसका खुद का वेट mg तो नीचे की तरफ ही रहेगा, है भाई। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। दूसरा, ये जो रस्सी है, इस रस्सी में एक्ट करेगा टेंशन T। अब अगर मैं बोलता हूं कि रस्सी ने वर्टिकल के साथ, जब ये पार्टिकल यहां आया, कुछ एंगल बनाया थीटा, तो ध्यान से देखो, इस mg का एक कंपोनेंट मैं ले रहा हूं अलोंग द टेंशन इस तरफ। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा। उस केस में इस तरफ टेंशन के अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगा वेट का, mg का, वो mg cos थीटा होगा, और इस तरफ एक कंपोनेंट एक्ट करेगा mg sin थीटा। और सोच के देखो, इस तरफ बॉब के ऊपर, इस तरफ रेडियली अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है टेंशन, रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रहा है mg cos थीटा, और हमारा कंसेप्ट कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है टेंशन, सेंटर से बाहर एक्ट कर रहा है mg cos थीटा। तो mg cos थीटा, इन दोनों का नेट t माइनस mg cos थीटा, और यही होगा एम वी का स्क्वायर बाय रेडियस। अब ये जो रस्सी की लेंथ होगी वही रेडियस होगा, तो या तो मैं एल बोल दूं या तो फिर रेडियस स्मॉल आर बोल दूं, एम वी का स्क्वायर बाय आर। तो अब ये जो टेंशन टी होगा, वो इस पूरे कंपोनेंट को मैं उस तरफ लेकर के जा रहा हूं, एम वी का स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी tan थीटा होगा क्या। लो, हमें पूछा गया था कि भाई टेंशन के लिए एक्सप्रेशन निकालो, हमने टेंशन के लिए एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब इस टेंशन की वैल्यू अलग अलग जगह पे सोच के देखो, जब मैं टेंशन निकाल रहा हूं एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए पॉइंट पर जब टेंशन निकालूंगा तब वो ये बॉब, ये जो पार्टिकल है वो यहां होगा, तब थीटा 0 होगा। जब टेंशन एट पॉइंट ए निकाल रहा हूं तब थीटा की वैल्यू 0 है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो उस केस में टेंशन एट पॉइंट ए विल बी एम वी का स्क्वायर, वी कौन सा, जब पार्टिकल ए पर है तो यहां वाली स्पीड, एम वी ए का स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है क्या, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो टेंशन एट पॉइंट ए विल बी m velocity at point A, that is speed at point A upon में radius plus of mg। ऐसे ही जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, अब सोच के देखो, ये स्ट्रिंग यहां थी, जब ये ऐसे ऐसे करते करते यहां आ गया, तब ये थीटा 180 होगा। जब थीटा की वैल्यू 180 है तो टेंशन एट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट सी बोल रहा हूं मैं, टेंशन एट पॉइंट सी विल बी एम वी सी। यहां जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, यहां पर इसकी स्पीड कितनी है, जैसे कि मैंने बोला, पार्टिकल जब भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा जो कि अंडर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो स्पीड हर जगह पे चेंज होगी। मतलब यहाँ वाली स्पीड सेम तो है नहीं, तो वहां वाली स्पीड सी पॉइंट पर जब पार्टिकल है तब वाली स्पीड वी सी का स्क्वायर अपॉन में आर, और
जब पार्टिकल यहाँ है तो ध्यान से देखो, अंदर की तरफ एक्ट करेगा टेंशन mg, इसका इस तरफ, और रस्सी में इसी तरफ टेंशन भी तो एक्ट कर रहा है, तो टेंशन और mg ये दोनों ऐड होना चाहिए था, या फिर मैं इसी रिलेशन से निकाल रहा हूँ ये वाला mvc का स्क्वायर बाय r mg cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, ये माइनस ऑफ mg हो जाएगा क्या, टेंशन एट पॉइंट सी। ऐसे ही इस पॉइंट पर अगर मैं निकालूं टेंशन एट पॉइंट बी, तो जो टेंशन एट पॉइंट बी होगा वो बी पॉइंट पर ये एंगल, जब ये रस्सी यहां से यहां पहुंचेगी, यहां थी यहां पहुंची तो 90 डिग्री बनाया इसने, तो टेंशन एट बी विल बी एम वी का स्क्वायर बाय आर, और वी कौन सा, जब पार्टिकल वहां है बी पर तो वहां वाली स्पीड वी भी लिख रहा हूं, और ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो है, तो एम वी बी का स्क्वायर बाय आर। हमें यही बोला था हाईएस्ट पॉइंट पर मतलब सी पर ये निकला, लोवेस्ट पॉइंट पर मतलब ए पर ये निकला, कहाँ गया ए पर, सॉरी ये वाला है ना, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब बी पर तो ये निकला, हाईएस्ट पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट पर और यहाँ पर। अच्छा एक बात आपको याद रखनी की जो टेंशन है वो लोवेस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होगा। यहाँ पर इस केस में टेंशन रस्सी में जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ एकदम एकदम लोवेस्ट पोजीशन पर है तब वो टेंशन मैक्सिमम है, और जब हाईएस्ट पोजीशन पर है तब वो टेंशन मिनिमम है। चलो और बातें करेंगे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, अब हमें वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकालना है। obtain an expression for velocity of the body in vertical circular motion when it is at highest position, जब यहाँ है highest position पर, जब lowest position पर है यहाँ पर, और at any position किसी भी पोजीशन पर है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तब। अभी ये करने के लिए थोड़ा समझ के लो, ये वही केस है जो हमने अभी डिस्कस किया। ये मान लो यहाँ पे बॉब था, यहाँ से फिर यहाँ आया, जब ये पहुंचा तो हाईएस्ट पोजीशन पर है, हाईएस्ट पोजीशन पर इसके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस देखो, हाईएस्ट पोजीशन पर एक तो इसका खुद का वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दूसरा इस रस्सी में टेंशन भी होगा, टेंशन टी कहां पर, एट पॉइंट एच हाईएस्ट पॉइंट पर, तो उसको टी एच लिख रहा हूं, टेंशन एट पॉइंट एच ये वाला, बराबर mg टी एच, और नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपेटल फोर्स, तो सेंटर पर जो नेट फोर्स है वो mg प्लस टी एच, टेंशन एट पॉइंट एच इक्वल्स टू टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट टी एच प्लस mg, यही एम वी का स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा क्या, पर ये वाली वेलोसिटी कहाँ की, हाईएस्ट पॉइंट की, ये वी एच लिख रहा हूं, बराबर। अभी समझ के लो, अगर कभी ऐसा होता है कि पार्टिकल यहां है और टेंशन अगर जीरो हुआ, स्लैक कंडीशन बोलते हैं हम, तो इस केस में अगर टी एच इज जीरो, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो, तो उस केस में जो एम जी होगा वो एम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट वी एच का स्क्वायर अपन में आर होगा, एम एम कैंसल, तो जो हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर है वी एच का स्क्वायर वो आर इंटू जी के इक्वल होगा क्या, तो जो स्पीड होगी एट हाईएस्ट पॉइंट वी एच वो रूट आर जी होगी, in order that the bob attached to the string completes the circle, सर्कल तभी कंप्लीट करेगा जब यहां वाला पॉइंट पर अगर टेंशन जीरो भी हो गया, तब भी यहां कहीं अगर जीरो हुआ, भाई यहां से यहां तो जीरो हो नहीं सकता, ये फिक्स है, इसके आगे अगर जीरो होता है तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन यहां अगर टेंशन जीरो हुआ तब भी वो सर्कल कंप्लीट करेगा, और उस केस में इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होगी, आर जी tan थीटा। क्लियर है, चलो तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मिल चुकी है ये वाली। लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मतलब मुझे यहाँ वाली वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ वाली वेलोसिटी निकालने के लिए हमने बोला एक काम करेंगे अपन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। पार्टिकल जब यहां से ऐसे घूम के यहां आया तब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अभी ध्यान से देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां आया है बॉडी, तो यहां वाली पोटेंशियल एनर्जी, वहां वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी। अगर मैं इसको रेफरेंस मान के चलता हूं, क्या यही हाइट होगी ये वाली, मतलब एम जी, और यहां से यहां तक की हाइट, ये रेडियस प्लस ये रेडियस, तो ये एच टू आर होगा, एम जी एच प्लस यहां वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ मास एम इंटू वी का स्क्वायर। अब यहां का v रूट आर जी है, तो v स्क्वायर आर जी होगा इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई इसी को रेफरेंस माना है तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो गया, प्लस ऑफ यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ मास m इंटू वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट वी एल का स्क्वायर। काटा काटी का खेल खेलने के लिए मैं इसको इस वाले एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, m/2 यहाँ से गायब हो जाएगा, m/2 ये m/2 कॉमन ले लिया, और m/2 यहाँ से, ये तो जीरो है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4, 4gr प्लस gr 5gr v स्क्वायर के इक्वल। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो v का स्क्वायर होगा वो 5rg 5rg हो गया। तो जो v है एट द लोवेस्ट पॉइंट वो रूट 5rg होगा, ये भी मिल चुका है। और तीसरा, भाई लोवेस्ट पॉइंट पे बोला, तीसरा हॉरिजॉन्टल पे निकालने, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर निकालने के लिए इस तरीके से जाएंगे। हमने बोला यहाँ और यहाँ, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला इक्वेशन लगा देंगे। यहाँ वाला पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आई होप सो ये विजिबल होगा कलर, नहीं तो हाँ, यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल प्लस फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ए फाइनल। अब यहाँ वाली जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो जीरो होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इंटू वी का स्क्वायर, अब वी का स्क्वायर तो 5rg हो जाएगा, 5rg इक्वल्स टू यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और h तो इतना ही होगा ना, एम जी एच, और h तो r के इक्वल हो जाएगा, प्लस हाफ m इंटू वी एट मिडल पोजीशन, ये वाला हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब m पर, m का स्क्वायर, m का स्क्वायर नहीं, v m का स्क्वायर है ये। अब काटे काटी का खेल खेलने के लिए हमने बोला इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, m/2 यहाँ से m/2 कॉमन लेकर के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5rg, ये वाला 5rg इक्वल्स टू यहाँ पर 2rg इक्वल्स टू vm का स्क्वायर, vm का स्क्वायर जो होगा वो 5rg, ये इस तरफ लेकर के आ जाएंगे, माइनस 2rg, तो जो vm होगा वो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 3rg होगा, जो कि हमने देखो ये निकाल रखा है ये वाला। तो आपको ये याद रखना है कि हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी, ताकि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो। यहाँ की वैल्यू जस्ट टेंशन अगर जीरो हो तो भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा, रूट आर जी, रूट 5rg और अंडर रूट 3rg, ये तीन वैल्यूज आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चन नोट्स में दे रखा है, तो एक बार आप जाओ, ये डेरिवेशन मैंने बताया अच्छे से लाइन बाय लाइन नोट्स में एक्सप्लेन करके रखा है, तो एक बार उसको देखो, हो जाएगा ये। चलो आगे बढ़ेंगे।
इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, है भाई। आगे बढ़ते चलो जल्दी जल्दी। द वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ, वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है, क्यों ऐसे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाँ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं, टेंशन इन द स्ट्रिंग नहीं, इसकी वजह से। ये याद रखना है आपको, क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई mg ही तो नीचे की तरफ उसको खींच रहा है और वो जाना चाहता है ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा mg उसकी स्पीड कम करेगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ाएगा। यही तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम, टेंशन मैक्सिमम कहाँ होता है? लोएस्ट पोजीशन पर, हमने अभी देखा। द टेंशन इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पोजीशन एंड मिनिमम इज एट हाईएस्ट पोजीशन। लोएस्ट पोजीशन मींस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये आएगा आंसर ए। द मिनिमम स्पीड विथ विच द पार्टिकल मस्ट रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑर्डर टू रिमेन इन सर्कुलर मोशन। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हमने देखा कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहां वाली जो स्पीड है दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी, यहाँ वाली जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ 5 rg है, और यहाँ वाली जो स्पीड है पार्टिकल की वो रूट 3 rg, 3 बोलो, है ना। उसने बोला कि मिनिमम स्पीड विथ विच द पार्टिकल मस्ट रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करने के लिए मिनिमम स्पीड विथ विच द पार्टिकल मस्ट रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑर्डर टू रिमेन इन सर्कुलर पाथ, यही है। सर्कुलर पाथ के ऊपर उसके पास मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? रूट आर जी। यही तो डेरिवेशन हमने अभी लिया था। 1 मार्क वाले क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बात, अरे बाबा बढ़ते चलेगा तो बातें आसान रहेगी, पढ़ेगा तो बारी बारी क्वेश्चन सॉल्व करेगा। आगे, टोटल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमें पता है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। अरे यार, टोटल एनर्जी, अच्छा, जो टोटल एनर्जी है ये टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमें पता है जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, पर स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ये कम 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 कम, ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये बढ़ते जाएगा, ये कम कम होते जाएगा, और जब पार्टिकल यहाँ से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इन दोनों का एडिशन सेम रहेगा। टोटल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट रहेगा, उसी बात को हम बोलते हैं इट इज कंजर्व्ड। पोटेंशियल एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी बात की थी। लोवेस्ट पॉइंट को, यहाँ वाले पॉइंट को हम पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस मान के चलते हैं, ये रेफरेंस है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी, ये वाली हाइट, क्या ये हाइट डायमीटर के इक्वल होगा? डायमीटर 2r, यही तो लिया था हमने अभी डेरिवेशन, अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर फटाक से मुंह से निकल जाए, इसका आंसर मुंह से फटाक से, अब ये फटाक से तो सर थूक भी निकलता है, ऐसा करोगे तो अपनी जिंदगी पर थूक जोगे, ऐसा मत करो, कंसेप्ट को पढ़ते चलो। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम? एट द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है? मिनिमम मतलब 0, यही मान के चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और रेफरेंस माना है तो यहीं से हाइट होगी, और यहाँ से हाइट तो 0 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0। ये बात, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज गिवन बाय, हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी कैसे मिलेगी? ये बात, इसको भी करेंगे, सोच के देखो। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी क्या वो काइनेटिक एनर्जी हाफ मास m इंटू वी का स्क्वायर, यहाँ का v का स्क्वायर रूट आर जी का स्क्वायर, आर जी होगा क्या? बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर विल बी एम जी एच, एच की वैल्यू 2r होगा क्या? इन दोनों का जो एडिशन होगा क्या वही टोटल एनर्जी होगा? अब इन दोनों का एडिशन भाई एम जी आर,
एम जी आर को मैं कॉमन ले रहा हूं, एम जी आर यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस 2, तो 1/2 प्लस 2 क्या ये 3/2 होगा, 3/2 आर जी एम आर जी, 3/2 एम जी आर, ये होगा टोटल एनर्जी, तो 3/2 एम आर जी जे बार। कॉन्सेप्ट के साथ चलो, कॉन्सेप्ट के साथ चलो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है तो एक बार ध्यान से पढ़ो और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर तुम खुद निकालो। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कैसे निकालोगे? एमजी नीचे की तरफ, एमजी नीचे की तरफ और एमजी नीचे की तरफ और सेंट्रीपेटल फोर्स। अरे यार सब बताना पड़ेगा ऐसा रे, तो हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर ये टेंशन नीचे की तरफ एक्ट करेगा टी, और नीचे की तरफ एक्ट करेगा एम वी का सॉरी एम जी, तो टेंशन प्लस एम जी हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, खैर यह तो हमको निकालना में नहीं यार, लोवेस्ट होता है हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, ये लोवेस्ट होता है, एक्सप्रेशन निकालना है। अच्छा, कंसेप्ट पढ़ेंगे हम स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ, मौत, मौत का गोला। मौत का गोला, अगर आपने सर्कस का खेल देखा होगा तो ये बड़ा गोला, उस बड़े गोले के अंदर जो खेल दिखाने वाले लोग हैं, उस बड़े गोल में ऐसे 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 गोल गोल अपने बाइक्स भगाते हैं। कैसे? वर्टिकल सर्कल में पहले जब वो शुरू करते हैं तो पहले हॉरिजॉन्टल, फिर ऐसे करते 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 डर 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 ये चक्कर मारते हैं ये। अब उनको, उन्होंने भी फिजिक्स पढ़ रखी है। उन्होंने फिजिक्स कैसे पढ़ रखी है भाई? सोच के देखो, अगर मान लो ये कोई ब्रिज है भाई, वो गोले की जैसे ही है ना, तो इसको कुछ कुछ यहां से समझेंगे हम। मान लो कोई एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज के टॉप पोजीशन पर, कॉन्वेक्स ब्रिज के टॉप पोजीशन पर, कॉन्वेक्स ब्रिज का टॉप पोजीशन मतलब यही है क्या? ये वाला यहां पर जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कार यहां है तो उसका खुद का वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब सोच के देखो, जब ये यहां है तो उस केस में mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, माइनस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, mg माइनस n, क्या यही नेट फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है? और सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला जो नेट फोर्स होता है वही सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। और हमने पढ़ रखा है सेंट्रीपेटल फोर्स ये mv स्क्वायर बाय, यहां पर r लिया है तो मैं r ले रहा हूं, केवल r। पर अगर अगर ये यहां से जाए और यहां से उछले, अगर ये उछला मतलब उड़ी मारी इसने, उड़ी मारी, अरे यार हम स्पीड ब्रेकर पे भी देखते हैं क्या, स्पीड ब्रेकर पे ऐसे गए, हम कभी कभी ऐसे ज्यादा स्पीड होंगे तो ऐसे कूद जाते हैं और हम वहां से उड़ी मार रहे हैं। तो ये जब हम कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर, स्पीड ब्रेकर के ऊपर जब हम उड़ी मार रहे हैं तो इस बात से हमारा कांटेक्ट यहाँ का हट जाएगा, मतलब n जीरो हो जाएगा। जब हमारा n जीरो होगा मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो उस केस में mg जो होगा वो mv का स्क्वायर बाय r के इक्वल होगा क्या? m अगर कैंसिल हो जाए तो ये v है वो रूट g r के इक्वल होगा क्या? तो अगर तुम्हारी स्पीड इससे कम है रूट जी आर, या फिर एटलीस्ट इसके इक्वल है, तो उड़ी नहीं होगी। क्या ये हमने देख रखा है कि भाई जब हम बाइक भगाते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर जनरली ऐसा होता है ना? अगर ज्यादा स्पीड में होगा तो हम कूद जाते हैं, लेकिन हम जनरली स्पीड ब्रेकर्स पर जाने के बाद हमारी स्पीड कम करते हैं। स्पीड कम कर रहे हैं तो हम ये कांटेक्ट नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब हमारी स्पीड अगर हम इससे रूट जी आर से कम रखते हैं हम आराम से चले जाएंगे। अगर रूट जी आर के इक्वल रखें तो भी हम चले जाएंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा तो हमारी गाड़ी ऐसे कूद जाएगी। राइट? एक बार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पढ़ लो।
व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच व्हीकल कैन बी ड्रिवन ऑन द कॉन्वेक्स ओवरब्रिज? हमने अभी यही डिस्कस कर रखा था। ड्यूरिंग दिस टू व्हीलर राइडर अंडरगोस राउंड्स इनसाइड द hollow sphere. hollow sphere में वो अंदर ही अंदर चक्कर मारता है. They eventually perform revolutions along the vertical circles. The dynamics of this vertical circular motion is same as that of the point mass tied to the string. जो हमने अभी vertical circular motion देखा था उसी के जैसे है ये भी. If you have seen this show, अगर तुमने ये शो देखा होगा, then visualize करो. वो पहले ऐसे ऐसे चक्कर मारते हैं horizontal. Try to visualize that they initially there are nearly horizontal circles. पहले वो horizontal circles में चक्कर मारते हैं, बाद में अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद ऐसे ऐसे चक्कर मारना चालू करते हैं. The linear speed is more for larger circle, but angular speed is more for smaller circles. ये कोनिकल पेंडुलम के जैसे ही होगा कुछ कुछ. अच्छा, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक का जो पार्ट था हमारे चैप्टर का वो ज्यादातर सर्कुलर मोशन के बेसिक्स को लेकर के चलता था. हमने उसके बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर रखा है, जबकि मेरे ख्याल से मैंने बहुत सेंसिबल वे में क्वेश्चंस के साथ विथ एक्सप्रेशंस डिराइव करके बताया है. लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेने के लिए थोड़े से नोट्स को रेफर करो. यही वाले नोट्स, मैं कुछ अलग नहीं दूंगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर पढ़ा कुछ और रहा हूँ और नोट्स में तुमको नोटेशंस अलग मिल रहे हैं. ऐसा नहीं होगा. लाइन बाय लाइन नोट्स के ही मिलेंगे. नोट्स कहाँ मिलेगा? हमारे नोट्स हमारे ही एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप एकेडमी पर ही मिलने वाले हैं. तो नेक्स्ट स्टेप एकेडमी पे जाइए, नेक्स्ट स्टेप एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. वहां पर आपको बहुत सारा हर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं. इसके अलावा लास्ट कई सालों के लगभग 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं. बहुत सारे टेस्ट देने वाले हैं हम. तो इन सबका फायदा लो. चलो हमारे चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर आपको क्लास 11th का चैप्टर मैकेनिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन याद होगा तो कहीं ना कहीं वहां हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इनर्शिया, जो कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में आता था. इनर्शिया नाम का जो पैरामीटर था इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कुछ कुछ वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है. एकदम रिलेवेंट. वहां लीनियर मोशन में इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लीनियर मोशन में स्टेट के चेंज को अपोज करने वाला इनर्शिया था. रोटेशनल मोशन में रोटेशन के चेंज को अपोज करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी देखते चलेंगे हम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, मान लो ये रिजिड बॉडी है और ये रोटेट कर रही है. जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो इट हैज अ टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट. जो घूम रही है वो घूमना ही चाहेगी. अगर कोई उसको रोकेगा तो वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगी. ये जो अपोजिशन है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी की वो प्रॉपर्टी is measured by a physical quantity called moment of inertia. अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, बॉडी जो घूम रही है वो घूमना ही चाहेगी, तो उस घूमने की प्रॉपर्टी को जो अपोज करेगा उसी को बोला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो काम वहां ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया, द रोल प्लेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज सेम as the role played by mass in translational motion. ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम मास, भाई इनर्शिया को हम मेजर तो कर नहीं सकते, इनर्शिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास. तो जो काम मास करेगा वही काम यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा. इन ट्रांसलेशनल मोशन जिसका मास ज्यादा होता था, मास ऑफ बॉडी रिप्रेजेंट्स इनर्शिया, दैट इज it's a reluctance to undergo change in its state of rest of uniform translational motion. जिसका मास ज्यादा वहां उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता था, तो वो ज्यादा अपोज कर पाता था स्टेट के चेंज को. यहां पर वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है.
सिमिलरली उसी के जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट्स इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम बदल के इनर्शिया का नाम बदल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया गया। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रिलक्टेंस टू अंडरगो चेंज इन इट्स रोटेशन। फॉर दिस रीजन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया भी बोला जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पर डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर। चलो कुछ बातें डिस्कस कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है जिसका मास m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस, एक बात हमेशा याद रखो, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सिस चाहिए चाहिए चाहिए। तो किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस of rotation is defined as sum of product of mass of each particle of the body and square of the distance from the axis of rotation। अरे यार, मान लो ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर है, कितना? r दूरी पर। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट किया जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास, उसी मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I होगा, और जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास m इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका ये है r का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज mr का स्क्वायर, खत्म। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कुछ छोटी छोटी बातें और कर लेंगे। इसका ऐसा यूनिट होगा, अरे यार, ऐसा यूनिट मास kg, डिस्टेंस मीटर, और इसका स्क्वायर है तो kg मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होगा। और इसका डायमेंशन की बात कर लें, इसका डायमेंशन होगा, डायमेंशन kg, मास है ये, m टू द पावर 1, लेंथ 2 बार है, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0, टाइम तो है नहीं, तो डायमेंशन कितना होगा? m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0। अच्छा, तीसरी बात, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? तो ये स्केलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्केलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, याद रखोगे। अच्छा, ये तो मैंने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये वाला एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मेरे पास यहाँ एक मास है m1, इसका डिस्टेंस है r1, मेरे पास यहाँ एक मास है r2 डिस्टेंस पर m2, और मेरे पास यहाँ एक पार्टिकल है m3 जो कि डिस्टेंस ऑफ r3 पर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 का स्क्वायर, मास इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 इंटू r1 का स्क्वायर, तो मैं बोल दे रहा हूँ I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ये m1 इंटू r1 का स्क्वायर होगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 ये m3 इंटू r3 का स्क्वायर, इसका मास इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होगा वो इसका प्लस इसका I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा ना।
इस केस में ये m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर ही तो होगा। इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, समेशन ऑफ मासेस एंड डिस्टेंसेस का स्क्वायर, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये याद रखना है आपको। चलो, द रिलक्टेंस टू अंडरगो चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी इन रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय, reluctance to undergo change in state of the body in rotational motion। rotational motion में reluctance means resistance, जो उसके स्टेट को चेंज करे उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा? हमने अभी देखा फॉर्मूला I इक्वल्स टू m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस दिख रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है बिल्कुल, पोजीशन ऑफ द एक्सिस बिल्कुल, मैनर इन व्हिच द मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये रहेगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब 12th में ऐसे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको पूरा आंसर लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये पूरा लिखना है। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस फॉर ए डिस्क्रीट सिस्टम, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स अगर अलग अलग हैं उस केस में, फॉर ए डिस्क्रीट सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, यही था क्या, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बात यार डार्क कलर में ये ब्लू कलर छिप जा रहा है, फिर भी मन की आंखों से देखोगे ये क्लियर दिखेगा। वैसे मैं अगली बार से कोशिश करूंगा कि स्लाइड में ये कलर जल्दी यूज ना करूं। चलो बंधु लोग, कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? ये मेजर है, as a measure of the way in which the mass of rotating rigid body is distributed about the axis of rotation. We define a quantity called radius of gyration. Sounds interesting, isn't it? देखेंगे क्या है ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन ये अलग ही एक क्वांटिटी है जो कहीं ना कहीं मुझे रेडियस की बात करके दे रहा है। अभी 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 समझ के लो आप, मैं बहुत शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसमें देखेंगे ही। देखो मान लो ना मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस है, और मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मुझे पता है इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब मैंने बोला एक काम कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसको पूरी तरह से ऐसे बारीक करके छोटा 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 करके पीस के ऐसे ऐसे करके इतना छोटा सा टुकड़ा कर रहा हूं मैं, तो इसी सभी को मास चेंज नहीं किया मैंने, मैंने सिर्फ इसका शेप साइज डायमेंशन चेंज किया है, एक्सिस वहीं रखी, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको मैंने बहुत बारीक करके एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, मास चेंज नहीं किया, वजन पहले अगर ये 2 किलो का था बाद में भी 2 किलो का ही है। अब इसको बारीक करके पॉइंट मास में कन्वर्ट करके इसको कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि पिछली बार जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उतना ही रहे। तो ये जो कितनी दूरी पर रखा जाएगा, ये जो क्वांटिटी है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, उसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। आई होप सो, तो इतनी बात क्लियर है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये कुछ भी नहीं तो एक लेंथ है। रेडियस ऑफ गायरेशन मैं फिर से यहां बता रहा हूं, मैंने बोला एक एक्सिस था, इस एक्सिस से कुछ दूरी पर यहां पर एक ये इतना बड़ा एक स्क्वायर का ब्लॉक रखा था, तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई। मैंने बोला इसको ऐसे पूरा एकदम बारीक कर दूं, ये पूरा एक बारीक किया, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, इसका कुछ मास था टोटल m वाज 2 kg। इसको ऐसे ऐसे से बारीक हर तरफ से दबा करके बारीक कर दिया मैंने, यहां रख दिया मैंने इसको ऐसे, यहां रख दिया ऐसे। तो अगर यहां रखने पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को बोला जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन के। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ भी नहीं, एक्सिस से डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है?
इट रिप्रेजेंट्स लेंथ, डिस्टेंस है वो, तो इसीलिए उसका यूनिट मीटर होगा। और डायमेंशन m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 होगा। डिफाइन कर लेंगे अगर आपको क्वेश्चन आता है। रेडियस ऑफ गायरेशन तो है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट एट व्हिच द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। और एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी का मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड so as to have same moment of inertia, ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे जितना as that the body about the given axis, जितना उस पूरे बॉडी का था पहले, वही लेंथ रेडियस ऑफ गायरेशन है। अगर m मास ऑफ द बॉडी है, k रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, अभी ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है I, वो मास इनटू रेडियस का स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है वो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में I इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये जो K है वही रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो उस केस में जो K का स्क्वायर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन में m होगा, तो जो K होगा वो रूट I बाय m होगा क्या? क्लियर है? तो अगर if m is the mass of the body and k is radius of gyration, then moment of inertia will be m k का स्क्वायर। तो मिल गया इक्वेशन। रेट ऑफ गायरेशन मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ही है वो। अच्छा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, अब इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, और डायमेंशन क्या होगा? l टू द पावर 1, m टू द पावर 0, t टू द पावर 0। अब एक बात याद रखो कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है, रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढना है, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढने के लिए हमेशा बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर को इक्वेट कर दो। टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू m k का स्क्वायर। जैसे कि मैंने बोला यार मेरे पास एक रॉड है, ये वाला रॉड, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, वो होता है मास ऑफ द रॉड, इसका रॉड इसकी लेंथ का स्क्वायर ml का स्क्वायर बाय 12। मुझे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? ml का स्क्वायर बाय जो 12 है उसको m के स्क्वायर, m के स्क्वायर के इक्वल कर दिया, I इक्वल्स टू m का स्क्वायर। अब इसके यहां से k अगर ढूंढना होगा तो m कैंसिल हो जाएगा, उस केस में जो k होगा वो अंडर रूट ऑफ l का स्क्वायर बाय 12 होगा क्या? हाँ, ये बाहर आ जाएगा, बाकी खेल सकते हैं, l स्क्वायर l बाय 2 रूट 3 हो जाएगा वो, राइट? तो हमेशा रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढने के लिए क्या करोगे? रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढने के लिए बॉडी का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m के स्क्वायर के इक्वल कर दो और फिर सॉल्व कर दो k के लिए, k को सब्जेक्ट बना दोगे। चलो आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? आ सकता है कभी क्वेश्चन की रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो बहुत शॉर्ट में देख लो फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? मास के ऊपर, और मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस के अलोंग। If the particles of a body are distributed close to the axis of rotation, अगर particles ये axis of rotation के close हैं, is less than, then the radius of gyration is less, तो उस केस में k की वैल्यू कम होगी। एक्सिस के पास है अगर पार्टिकल्स तो k की वैल्यू कम होगी। If the particles are distributed away from the axis of rotation, moment of inertia is more, तो उस केस में moment of inertia ज्यादा होगा and radius of gyration is more, और k की वैल्यू ज्यादा होगी। Thus radius of gyration is a measure of distribution of mass of the body about the given axis of rotation।
अगर मास ये एक्सिस मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सिस के पास है तो के की वैल्यू कम होगी, अगर मासेस ये दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम द एक्सिस तो के की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब के रेडियस ऑफ गायरेशन हमें बताता है कि बॉडी का मास किस तरह से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे के रखा है 50 एंड मास 10, जो मास m है वो 10 kg है और ये देके रखा है kg मीटर स्क्वायर में। हमको निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने बोला रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, I को m के स्क्वायर के इक्वल कर दो। तो सीधी सी बात है I की वैल्यू हमको ऐसा सिस्टम में दे रखा है 50, मास दे रखा है 10 इंटू के का स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो जो के की वैल्यू होगी रेडियस ऑफ गायरेशन √5 होगा। ये बात अभी बोला था मैंने कि कभी भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के इक्वल लिख के सॉल्व करो। नेक्स्ट वन, if a complete mass is supposed to be concentrated on a single point with same moment of inertia about the axis of rotation, अगर कोई कंप्लीट मास है, ये कंप्लीट मास है, इस कॉन्सेंट्रेटेड, उसका चौराड़ा कर दिया हमने, ये दबा दबा कर छोटा कर दिया, मास m था, बाद में भी मास m है, ऑन ए सिंगल पॉइंट विद सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए किसी एक्सिस के अबाउट, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोला जाएगा। ये बात अभी तो डिस्कस किया हमने, रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखने के लिए उसको अगर मैं पॉइंट मास में कन्वर्ट करके रखूं कितनी दूरी पर, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिले, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो क्वेश्चंस, द रेडियस ऑफ गायरेशन के की वैल्यू देके रखी है 5 मीटर विथ मास m, ये 10 kg है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये m इंटू के का स्क्वायर होता है, m की वैल्यू हो गई 10, के का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 10 250 kg मीटर का स्क्वायर, मास है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 250 kg मीटर का स्क्वायर। अला 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 वारा। चलो कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में इन सभी को। अब तक हमने टिल नाउ वी हैव लर्न टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए पढ़ा है when the axis is passing through its center of mass, जब एक्सिस, अब ये जो है ये थोड़ा सा नोट के ऊपर जाओ, फॉर्मूले दे रखे हैं स्टैंडर्ड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले दे रखे हैं, और उसके कुछ डेरिवेशंस भी हैं जो मैं आगे एप्लीकेशन में जो हमारे नोट्स हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर लेता हूं। तो अब तक हमने देखा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसी बॉडी के वो वाली एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसी के अबाउट है। लेकिन क्या हो, बट व्हाट इफ द एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अगर एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास में से पास ना हो तो क्या होगा, तो वही होगा जो हमें थ्योरम बोलेगा। तो इस केस में देयर आर सर्टेन थ्योरम्स, ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन दूसरे एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से नहीं उसके अलावा किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो थ्योरम्स है, देयर आर सर्टेन थ्योरम्स व्हिच हेल्प अस टू आंसर, टू फाइंड आउट क्वेश्चन, टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दोज एक्सिस। उसमें से पहला, द फर्स्ट अमंग देम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके अंदर पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत शॉर्ट में, डेफिनेशन वगैरह बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ के लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये कहता क्या है, मान लो ना मेरे पास कोई ये बॉडी है, ये पूरी एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है
कैपिटल एम, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। मैंने बोला इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस ये है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा वो आई सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं मैं। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट, ये स्टैंडर्ड है। और हमने बोला इसके लिए तो फॉर्मूला है, पर अगर कोई एक्सिस है जो इस एक्सिस को, जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, उसको पैरेलल है, ये वाली लाइन, ये वाली एक्सिस, ये तो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, ये वाली लाइन, ये वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है उसको पैरेलल है, और इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। तो उस केस में इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास, ये जो भी बॉडी है उसका मास इनटू इनके बीच का डिस्टेंस आर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये थ्योरम ये स्टेट करता है। थ्योरम यूज कब करना है? जब हमें कभी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, जो ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जो पैरेलल है उस एक्सिस के अबाउट जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसके अंदर बॉडी का मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाना है। आई होप सो इतना क्लियर है। रिमेंबर, दोनों पैरेलल में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास होना जरूरी है। अब स्टेटमेंट देख लो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर में से पास होने वाली एक्सिस ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो बोला था मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मान लो, कंसीडर, मान लो कि ये हमारे पास बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास C है, तो उस केस में एक मान लो कोई भी एक पॉइंट है O, वही बोला ना, लेट O बी एनी पॉइंट, लेट O बी एनी पॉइंट। उस केस में C अगर सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I CM लिख दिया, और हमारे पास एक दूसरी एक्सिस है जो O में से पास हो रही है और ये वाली एक्सिस इस एक्सिस को पैरेलल है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा, लेट द डिस्टेंस बी h। तो ये जो लॉ है, ये जो थ्योरम है वो स्टेट करता है कि इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास में से तो ये पास हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, यही है ना, आई नॉट जो होगा, सिंस ये इसमें इसको पैरेलल है और ये सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका जो भी मास होगा m इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h का स्क्वायर, ये होना चाहिए इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही ये थ्योरम स्टेट करता है। हाउ टू कैलकुलेट आई नॉट, आई नॉट को कैसे कैलकुलेट करोगे? आई नॉट, हाँ बड़ा क्वेश्चन है बाबा, आई नॉट कैसे कैलकुलेट करता? सॉल्यूशन इज गिवन बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या स्टेट करता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम टेल्स अस दैट इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस, सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। फिर m इज मास ऑफ द बॉडी, और हमारा काम आसान बन गया। चलो आगे बढ़ो, पीछे वाली चिल्लाए आगे बढ़ो। नाउ क्या हो अगर, नाउ व्हाट इफ वन एक्सिस इज परपेंडिकुलर, अगर कोई एक्सिस परपेंडिकुलर, ये तो हमने पैरेलल के लिए देखा, लेकिन अगर कोई एक्सिस परपेंडिकुलर हो तो क्या? उसके लिए भी थ्योरम है, हर चीज का जवाब मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी चीजों का कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। अगर कोई एक्सिस परपेंडिकुलर है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं एक बार पहले बता देता हूं, समझने में थोड़ा आसानी जाएगा। ये थ्योरम स्टेट क्या करता है कि मान लो मेरे पास तीन एक्सिस है, एक, मान लो मेरे पास तीन एक्सिस है y z, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है।
तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, और तीसरा एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। अब ये थ्योरम स्टेट करता है कि इन तीनों में से, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इन तीनों में से जो दोनों एक्सिस एक दूसरे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो दोनों एक्सिस एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक्स और वाई अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ये दोनों तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एडिशन होगा वो थर्ड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड वाले एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। इनका सम, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इसके इक्वल होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। ये वाली एक्सिस इन दोनों को पैरेलल और ये दोनों एक्सिस सेम प्लेन में है, ये दोनों इसको, सॉरी ये वाली एक्सिस इन दोनों को परपेंडिकुलर, ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर ये सेम प्लेन में, और ये इन दोनों को परपेंडिकुलर, इनके प्लेन को परपेंडिकुलर। चलो अब थोड़ा आसान जाएगा समझने में। ये थ्योरम स्टेट करता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे यार हम इतने प्यार से आपको पढ़ रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट, किसी पॉइंट में से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन को परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट एंड इन द सेम प्लेन। अगर मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये तो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जेड परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जो होगा वो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट करता है। क्लियर क्लियर क्लियर। इसको थोड़ा एक बार देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज आई नॉट। सेंटर ऑफ मास में से जो पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, मींस आई सेंटर ऑफ मास हमको आई नॉट बोल के रखा है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी, उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर एक्सिस पैरेलल टू द फर्स्ट एक्सिस इज आई। दूसरे एक्सिस को जो इसको पैरेलल है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो क्वेश्चन है आई इज ऑलवेज इक्वल टू आई नॉट, बिल्कुल नहीं। आई इज ऑलवेज स्मॉलर देन आई नॉट, बिल्कुल नहीं। आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई नॉट, बिल्कुल। ऑल ऑफ दिस, हाँ। देखो आप, ये सेंटर ऑफ मास में का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर ये एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोल के रखा है, जो कुछ डिस्टेंस पर है डी, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई सेंटर ऑफ मास मींस आई नॉट प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ना, तो आई नॉट में तो ये वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब वो ज्यादा होगा ग्रेटर देन आई नॉट रहेगा ना। आई इज ग्रेटर देन आई नॉट, और कितना ज्यादा होगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस इज, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट पैरेलल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या यही होना चाहिए हमारा आंसर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत शॉर्ट में एक क्वेश्चन और, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मास 3 kg, हमको मास दे दिया, मास इज 3 किलोग्राम, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू, about an axis parallel to the axis passing through the center of mass is 25 kg मीटर का स्क्वायर, मतलब सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस को जो पैरेलल है उसके अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 25 kg मीटर का स्क्वायर है। देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास कितना,
द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज, ये जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है दैट विल बी, हमें पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I सेंटर ऑफ मास प्लस md का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। I की वैल्यू हमको देके रखिए 25, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है प्लस m 3 इंटू डिस्टेंस 0.5, 0.5 मतलब 1/2 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास, ये 25 ऐसे रखेंगे, ये इधर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये 3, तो -3/4 होगा। 25 4 द 100, 100 माइनस 3 97/4 होगा नहीं, ये kg मीटर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट करता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट करता है कि आई जेड विल बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, बशर्ते आई एक्स ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम प्लेन में है और एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन को, जिस प्लेन में ये दोनों है उस प्लेन को परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है एंड आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको स्क्रीन को देख लो और इसका आंसर खुद निकालोगे। एक और आपके लिए, अभी हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं पर मैं इन कंसेप्ट्स को अब यहां मैं रुक रहा हूं आज के लिए। रिमेंबर, आज वाला जो हमारा पार्ट था ये सेकंड पार्ट था, इस पूरे चैप्टर को करने के लिए एक पार्ट और लगेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, आज का सेकंड पार्ट और एक पार्ट आगे और आएगा जिसके अंदर हम ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में चैप्टर खत्म। आई होप सो यू आर एंजॉइंग ऑल द लेक्चर्स माय डियर फ्रेंड्स। तो साथ में बने रहिए, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर रेगुलर लेक्चर्स चालू हैं, स्टडी मटेरियल्स चालू है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चालू है हर सब्जेक्ट के। तो